प्रीति, क्या हुआ? परेशान क्यों हो तुम? क्या सोच रही हो? बिखरता हुआ घर टूटता जा रहा है। अकेलापन महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेली बह गई हूँ। क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम साथ हो लेकिन पास नहीं। तुम्हारा एहसास है लेकिन मौजूदगी नहीं। और ये एहसास कम है? नहीं, लेकिन वो खालीपन शिखा के चले जाने के बाद मैं महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा है कि वो बढ़ रहा है। रूपाली चली जाएगी, आयशा चली जाएगी, बच्चे का कौन? तुम और मैं। अगर हम बनकर तुम और मैं यहाँ रहें तो ये एहसास उनके जाने के गम से छोटा होगा क्या? नहीं, लेकिन माँ हूं ना। ये भी तो नहीं कह सकती कि बेटियों के जाने का गम छोटा है। ठीक कह रही हो तुम प्रीति। माँ की नजरे से देखती हो इसलिए तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, और मैं अगर बाप के नजरिए से देखूं तो तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। लेकिन किया भी क्या जा सकता है? उनका जाना ना रोका जा सकता है और ना टाला जा सकता है। और ये विदाई की सूरत में आने वाली तकलीफें तो हर माँ बाप को झेलनी ही पड़ती हैं ना। तो फिर बेटर यही होगा कि हम तैयार रहें, एक दूसरे को ये कहकर हौसला दिलाएं कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सच रवि, कैसे कैसे दौर से गुजर गए ना हम। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन ये एहसास कभी नहीं टूटा कि हम एक दूसरे के साथ हैं, ये कहने के लिए मैं हूं ना। तुम्हारे साथ। थैंक यू। इसी बात का डर था मुझे बेसहारा समझकर आपकी दी हुई हर मदद का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा मुझे। नहीं अंजलि, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए तो मैं खुद ही आई हूँ। हॉस्पिटल में जाके इंदर को जो तुम्हें खुशी दी है वो। लेकिन मैं तो वहां से लौटकर गुजरे हुए वक्त की यादें और दर्द ही लेके आई हूँ। शिखर के साथ जो मैंने वक्त गुजारा वो मेरे मन में ऐसे लौट आया मानो कल ही की बात हो। मेरी भी सारी यादें लौट आई हैं। ऐसा लगता है कि शिखर यहीं कहीं हमारे साथ है ना? ये शिखर ही तो है। अंजलि, जो मैं बात करने जा रही हूँ उसका गलत मतलब नहीं निकालना। हम तो खुद तुम्हारे एहसानमंद हैं। जब तक ये बच्चा ठीक ठाक पैदा ना हो जाए तुम कहीं मत जाना। तब तक ये जिम्मेदारी हमें दे देना प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आपके पोते को जन्म देने के बाद मैं उसे आपसे अलग न कर पाई तो? नहीं, ऐसा गुनाह मत करवाइए मुझसे। देखिए, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आज तक आपने जो कुछ भी मुझसे कहा वो मैंने किया, लेकिन अब मुझसे और ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए प्लीज। मैं नहीं जानती हूँ कि तुम आज तक हमें गुनहगार क्यों समझ रही हो,
एक बात याद रखना अंजलि, हमारे साथ साथ तुम अपने बच्चे को भी सजा दे रही हो। उसे सिर्फ माँ बाप का रिश्ता ही नहीं और रिश्तों की भी जरूरत है। हर प्यार भरी बाह में वो झूलना चाहता है, हर गोद में वो खेलना चाहता है। मम्मी प्लीज अपने आप पर काबू पाइए। देखिए जज्बात में बहकर आप वही सब कर रही हैं जिसे जिसे ना करने का आपने वादा किया था अभी। प्लीज प्लीज अपने आप पर काबू पाइए प्लीज। सोई नहीं? नहीं। तुमसे बात करनी थी। मामा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है और इसका इलाज भी मैं जानती हूँ। रवि ने मुझे एहसास दिलाया कि एक के साथ इंसाफ कर कर मैं दोनों के साथ नाइंसाफी करके। मैं कुछ समझी नहीं मामा। मैं संजीव से बात करना चाहती हूँ। अभी? क्यों, प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर फोन डायल करके दो ना प्लीज, देना। हेलो संजीव, रूपाली बोल रही हूँ। हाँ रूपाली बोलो। मामा तुमसे बात करना चाहती है। बॉस आंटी मुझसे क्या बात? एक मिनट। हेलो संजीव। हेलो बॉस आंटी, कैसी हैं आप? अरे बॉस आंटी के अलावा कोई रिश्ता बनता है कि नहीं तुम्हारा और मेरा? जी जी क्या कर रहे हो? शर्मा रहे हो क्या? नहीं नहीं बॉस आंटी, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, मैं तो हमेशा से ही जोशी रहा हूँ। तो फिर हम रूपाली नैयर को बहुत जल्द रूपाली जोशी बना रहे हैं। क्यों, कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? इतना ही कहना था। बाय मामा। किसका फोन था? अरे बॉबी, तुम कब आए? जब तुमने देख लिया। लेकिन तूने बताया नहीं किसका फोन था। वो बॉबी, बॉस आंटी का फोन था। वो मेरी और रूपाली की शादी के लिए रजामंद हो गई हैं। ग्रेट। मुबारक हो मुबारक हो, ये तो अच्छी खबर है यार। अब तो शहनाई बजाने का इंतजाम कर डाल। नहीं बॉबी, ये मजाक की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि ये रजामंदी क्यों मिली है। एक तरफ रूपाली की जिद और दूसरी तरफ इंदर अंकल की हालत, और इन सब के फैसलों के बीच में अभी तक खामोश खड़ा हूं क्योंकि तेरे इस क्योंकि से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। लेकिन अब वक्त आ गया शिका को भूलने का। हाँ बॉबी, तू बिल्कुल ठीक कहता है। वो भी तो मुझे भूल चुकी होगी अब तक। मेरे वजूद को एक कहानी की तरह कागज के टुकड़ों पर उतारकर अपनी हकीकत से जुदा कर चुकी होगी अब तक। अरे क्या जरूरत थी पूना से बंबई आने की है? इतनी खिदमत की, मेरी तेरा दिल नहीं भरा अब तक। ये आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ कि बड़ों की सेवा करने पे दिल भर जाता है। पापा देखो कौन आया है। इंदर, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बना बना के यहाँ पड़ गए। चलो चलो उठो, घर चलो। अरे फिक्र मत करो, बहुत जल्द उठ जाऊंगा और फिर उठाने के लिए तुम दोनों को ही आना पड़ेगा। क्यों प्रीति? इस तरह का मजाक मत करो।
तुम घर आओ, ऐसा जवाब दूंगी ना याद रखोगे। भैया आप लोग राधिका से मिले या नहीं? मिले भी और आशीर्वाद भी दिए। ये माधव है, मेरे दोस्त जगन का बेटा। नमस्ते माधव। भाई माधव, तुम्हारे पिताजी को थैंक्स बोलना कि उन्होंने इंदर का इतना ख्याल रखा। ठीक है, मैं बोल दूंगा आंटी, लेकिन उसके बाद अगर मैं आपके साथ रहूं तो कोई एतराज तो नहीं? क्या मतलब? मतलब थैंक्स बोलने के बाद शायद पिताजी घर से निकाल दें। नहीं, माधव इज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। हाँ बेटा। अरे बेटी तुम भी जाओ उसके पीछे, नया नया बम्बई आया, कहीं घूम ही ना हो जाए। यहाँ देखो कैसे लगते हैं दोनों। बिल्कुल मेरी रूपाली और संजीव की तरह। क्या मतलब? मतलब ये इंदर की रूपाली और संजीव की शादी की मंजूरी हमने दे दी। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। रोहित, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हर बाप अपनी बेटी को शादी के लाल जोड़े में देखना चाहता है, मगर मुझे डर है कि शायद मेरी हसरत पूरी ना हो सकता है कि मेरी आंख बंद होने के बाद शेफाली लौटे, इसलिए जाने से पहले मैं रूपाली को शादी के लाल जोड़े में देखना चाहता हूँ। कहो मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करोगे ना? जरूर पूरी करेंगे, जो तुम कहोगे हम करेंगे, लेकिन प्लीज भगवान के लिए इंदर ये आखिरी शब्द का इस्तेमाल मत करो। अच्छा नहीं कहता, लेकिन शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम। डोंट वरी, रूपाली और संजीव को दूल्हा दुल्हन के रूप में मैं बहुत जल्दी यहाँ लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी। आज डैडा आपकी बहुत याद आई। आज सौरभ से बातें करते समय यादों की राहों में न जाने कितने दूर तक निकल गई, और जब निकली तो आप सबसे मुलाकात भी हुई। पप्पा, मम्मा, रूपाली, आयशा और इंदर अंकल, आप सबको मैं बहुत मिस करती हूँ। आप सब मुझे बहुत याद आते हैं। मैं अनवांटेड ही सही, पर अपने घर में तो थी। डैडा, मैंने इस बात को हमेशा महसूस किया कि रूपाली और आयशा के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो उस घर में खुशियों के बजाय उदासी छा गई थी। नहीं, उस घर में नहीं, बल्कि पापा के मन में। हर हिसाब से मॉडर्न, पढ़े लिखे और समझदार होने के बावजूद दो लड़कियों के बाद लड़के की ख्वाहिश को वो दबा नहीं पाए। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अगर रूपाली या आयशा की जगह एक लड़का होता तो शायद तीसरी औलाद के लिए मेरे मम्मा पापा कभी जाते ही नहीं। यह बात भी आपने ही मुझे बताई थी। आपका बताना गलत नहीं था, बल्कि आपके बताने के बाद ही मैं समझ पाई और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा। एक कॉम्प्लेक्स तो रहा जिंदगी भर, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को समझ पाने की वजह से उसका असर बहुत कम हुआ। पापा का प्यार कभी नहीं मिला। उसकी कमी आपके प्यार ने काफी हद तक कम कर दी थी, पर पूरे तौर पर वह कमी कभी पूरी नहीं हुई। इसीलिए मैंने मुंबई में नौकरी तलाश करने की बजाय मुंबई के बाहर जाने की कोशिश की। सबसे पहला चांस मिला बेंगलोर का, और फिर वहां से कलकत्ता। उस समय तो मेरा दिल ही टूट गया जब आपको छोड़कर किसी ने भी यह नहीं पूछा कि मुंबई में इतनी सारी नौकरियां हैं, फिर इतनी दूर क्यों जा रही हो। सिर्फ मम्मा ही थी जिसने पूछा तो नहीं, पर उनकी आंखें बोल रही थी कि अच्छा कर रही हो। इस घर से जितनी दूर जाओगी अपने पैरों पर उतनी ही जल्दी खड़ी हो पाओगी। दरअसल मेरा मकसद ही वही था। मैं जानती थी पापा का जितना प्यार रूपाली की तरफ है उतना मेरी तरफ नहीं है। रूपाली को एक करियर देने की ख्वाहिश उनमें शुरू से ही थी। असल में
वो रूपाली को एक बेटा ही मानते थे जो उनका व्यापार आगे बढ़ाना चाहेगी। आयशा से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी और उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करने वाला था। और मैं तो जैसे थी ही नहीं, इसलिए मेरा वहां से निकलना बहुत जरूरी था। फिर जब मैंने बेंगलोर से कलकत्ता जाने का फैसला किया तो भी किसी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। आपकी चिट्ठी मिली थी डैडा। आपने कहा था कि अगर कहीं दिल न लग रहा हो तो बम्बई वापस चली आओ, यहाँ वहाँ भटको मत। और मम्मा से जब फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि मैं अपने बारे में सारे फैसले सही कर रही हूँ। पापा ने वेरी गुड के अलावा कुछ नहीं कहा था। आयशा का जवाब तो उसी के कैरेक्टर की तरह ही था कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो फिर कहीं भी रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। इंदर अंकल से बहुत दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। आपके पिछले खत से लग रहा था कि वहाँ सब कुछ बिखर रहा है। सौरभ बहुत अच्छा है, हमेशा हंसता रहता है। शायद वो मेरी जिंदगी का पहला प्यार है जिस पर मैंने इतना भरोसा किया। पता नहीं इतना यकीन क्यों हो गया है उस पर, जबकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। सिर्फ यही जानती हूँ कि वह एकदम अकेला है इस दुनिया में। कई बार पूछा उससे उसके बारे में, लेकिन हर बार जो जवाब वो देता है वो अधूरा सा लगता है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो उसी से मतलब। डाडा, डायरी के ये पन्ने तो आपको लिखे खत की तरह हो गए हैं। वह खत जो कभी नहीं भेजा जाएगा। इस डायरी में न जाने कितने खत हैं जो कभी पोस्ट नहीं हुए, जो कभी किसी को भेजा नहीं जाएगा। यह खत भी उन्हीं खतों जैसा ही एक है। डाडा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। शायद कल आपका जन्मदिन है इसलिए। कल सुबह ऑफिस जाने से पहले आपको फोन करूंगी। तब तक के लिए